नेक्स्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का सेकंड। एक तो आता है आपका नॉर्मल जो बेसिक आपने किए थे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, दूसरे हैं ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ओवरऑल में आपके आता है फर्स्ट रिटर्न ऑन प्रोप्राइटरी फंड और शेयर होल्डर फंड। प्रोप्राइटरी फंड और शेयर होल्डर फंड के बेसिस पर जो आपका रेशो बनता है वो क्या है, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटरी या शेयर होल्डर फंड। ये आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि जो आपका रिटर्न ऑन प्रोप्राइटरी फंड रेशो है उसको बताइए या शेयर होल्डर फंड को बताइए। तो ध्यान रखिएगा शेयर होल्डर फंड जो होता है वो डिवाइड में आएगा, जैसे कि आपका नेट सेल रेशो होता है या नेट प्रॉफिट रेशो होता है, नेट प्रॉफिट ऊपर चला जाता है। तो ऐसे ही आपका जो शेयर होल्डर फंड होता है वो नेट प्रॉफिट पर होता है और वो आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर जो शेयर होल्डर की बात की गई वो इक्विटी की बात की है और इक्विटी का राइट बनता है आपका इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से। अब शेयर होल्डर फंड यहाँ पर कौन से होते हैं, इसमें आपके इक्विटी आ जाते हैं, प्रेफरेंस आ जाते हैं, कोई भी उनका रिजर्व सरप्लस होता है या कोई भी उनका लॉस होता है किसी भी चीज़ का, तो वो आप इसमें से माइनस करेंगे तो वो आपकी टोटल नेट वर्थ जिसको बोला जा सकता है या शेयर होल्डर फंड उनको लिया जाता है। क्लियर है क्वेश्चन के अंदर? मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर भी हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रोप्राइटरी फंड या नेट जो आपकी शेयर होल्डर फंड होता है, शेयर होल्डर कौन से होते हैं आपके, इक्विटी होते हैं, प्रेफरेंस होते हैं और या फिर उनका कोई रिजर्व सरप्लस बना हो और अगर उनसे रिलेटेड कोई लॉस वगैरह हो जाता है तो उसको आप यहाँ पर माइनस करेंगे। और जो आपका क्या कहते हैं इक्विटीज़ का जो नेट प्रॉफिट होता है वो आपका आफ्टर टैक्स और इंटरेस्ट चलता है, क्योंकि जो आपको इक्विटीज़ को पेमेंट की जाती है वो टैक्स देने और इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट दिया जाता है फिर टैक्स दिया जाता है और उसके बाद जो बचता है प्रॉफिट उसमें से पेमेंट की जाती है। तो अब इसको क्लियर करेंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 15 से। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड द रिटर्न ऑन द शेयर होल्डर ऑफ इन्वेस्टमेंट, इशू एंड सब्सक्राइब द कैपिटल। आपका 4 लाख रुपए की इक्विटी शेयर है, 4000 के बेस पर 100 का ईच, 1000 प्रेफरेंस है। रिवेन्यूज़ एंड सरप्लस हैं आपके, रिवेन्यू एंड रिजर्व्स हैं, कैपिटल रिजर्व्स है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इंटरेस्ट पेड है, टैक्स रेट है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका कितना दिया हुआ है, 2,25,000 का। सबसे पहले तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस करिए, ये आपका प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट हो जाएगा लेकिन बिफोर टैक्स होगा। अब इसमें से आप टैक्स माइनस करिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका सामने रखा हुआ है। क्लियर है क्वेश्चन के अंदर? अब इसके बाद जब ये चीज़ आ गई आपके पास 1,35,000 की, तो अब आपने क्या करना है, शेयर होल्डर फंड निकालना है। शेयर होल्डर फंड में 4 लाख के इक्विटी हैं, 1 लाख के आपके प्रेफरेंस है और 1 लाख का आपका रिजर्व पड़ा हुआ है, तो आपका टोटल 6 लाख का फंड आ गया। तो इसके बेसिस पर आप अपना निकाल सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद सेकंड फार्मूला आपका आता है इसी के अंदर। सेकंड फार्मूले में ये क्या कहता है, सेकंड फार्मूला है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल का फार्मूला होता है जो आपकी नेट प्रॉफिट है डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ पर जो आपका नेट प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। यहाँ पर जो इक्विटी की बात, क्योंकि देखो यहाँ पर स्पेसिफिकली इसने इक्विटी की बात की है, तो इक्विटी के लिए जो नेट प्रॉफिट होगा वो आफ्टर इंटरेस्ट होगा, टैक्स होगा और डिविडेंड होगा किसका, प्रेफरेंस को जो डिविडेंड दिया जाएगा उसको देने के बाद जो बचता है वो इक्विटी का है। और नीचे सिर्फ आपके इक्विटी शेयर होल्डर फंड आते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर में वही चीज़ें, इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ प्रेफरेंस नहीं आएगी, जैसे यहाँ पर आपने प्रेफरेंस को जोड़ा है, यहाँ प्रेफरेंस नहीं आएगी, यहाँ इक्विटी की बात हो रही है। ठीक है? अगर ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल है वो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी है तो ऐसा करेंगे। दो हैं इसके, एक अगर आपका बेसिस ऑन इक्विटी है तो कैसे करना है, और ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी कैपिटल है तो कैसे करना है। देखो यहाँ पर क्या है, फंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर है तो आपका कैसे चलेगा। ठीक है? तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड के बेसिस पर आपका ये बन गया। दूसरा वो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आपका क्या है, प्रेफरेंस भी इसके अंदर आ जाते हैं तो आपने कैसे निकालना है, फिर इसको थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपका। तो उसमें आपका नेट प्रॉफिट जो होगा और डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल, जितने पेड अप होंगे सिर्फ उन्हीं को आप लेंगे। ऑन द बेसिस इक्विटी कैपिटल के बेस पर अगर आप निकालेंगे, दो चीज़ें हैं, वहाँ था शेयर होल्डर, यहाँ था इक्विटी कैपिटल के बेस पे। जब इक्विटी कैपिटल के बेस पे निकालेंगे तो यहाँ पेड अप इक्विटी लेंगे। ठीक है? अब जैसे इलस्ट्रेशन 15 थी आपकी, उसी के बेसिस पे 16 देखिए। रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट निकालना है। देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका 1,35 का आया था, आपके 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, प्रेफरेंस पर आपका 10% का डिविडेंड था, आपने वो 10% का डिविडेंड यहाँ देना है और जैसे ही वो 10% का आपका डिविडेंड दिया जाएगा तो आपकी यहाँ पर जो कैपिटल है,
जो आपकी प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, 1,35,000 का आता था, उस 1,35,000 में 10 माइनस कर दीजिए, 1,25,000 का आ जाएगा। इसी तरीके से शेयर होल्डर फंड में आप रेफरेंस को नहीं लेंगे, यहाँ पर सिर्फ आपके 6 लाख के इक्विटी और 1 लाख का रिजर्व आएगा। इसके बेसिस पर आपने यहाँ पर निकालना है, तो 1,25,000 बटे में क्या आ जाएगा, 5 लाख। अगर आप इक्विटी कैपिटल सिर्फ लेते हैं, पेड अप कैपिटल की बात करते हैं, फंड्स की बात नहीं करते, तो यहाँ पर आप फंड नहीं लेंगे। फंड का मतलब है जो आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है या जो आपके प्रेफरेंस कैपिटल को आप यहाँ नहीं लेते। उसके अलावा अगर आपका कोई रिज़र्व वगैरह है तो उसको भी आप यहाँ नहीं लेंगे, तो रिज़र्व वगैरह को भी यहाँ नहीं लेंगे। सिर्फ जो पेड अप कैपिटल है, सिर्फ इक्विटी कैपिटल है, कोई रिज़र्व कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो उसके बेसिस पर जब आप निकालेंगे तो इसको 4 लाख रुपये लेकर करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बस थोड़ा ध्यान से करना है बेटा, ना समझ आए फिर भी आप पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका बनता है थर्ड, इसके अंदर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी होगी, 2 तरीके की होती है, एक होती है ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, एक होती है आपकी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, और तीसरी होती है प्रोप्राइटरी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इसका एक ही मीनिंग होता है प्रोप्राइटरी का, जो शेयर होल्डर फंड इन्वेस्टमेंट होती है उसको ही हम मतलब कर लेते हैं, जो पीछे आपने किया था ना फर्स्ट फार्मूला, इसी का रिटर्न ऑन प्रोप्राइटरी फंड वही चलता है इसमें, प्रोप्राइटरी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम यहाँ पर बात करेंगे ग्रॉस की। ग्रॉस में जब आपने लेना है तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, यहाँ पर जब लोगे आप तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है, और नीचे आपकी टोटल असेट्स आती हैं। जब आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड की बात आती है, जब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड की बात आएगी तो यहाँ टोटल असेट्स आएंगी, लेकिन जहाँ पर आपकी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड की बात आ जाएगी वहाँ पर आपकी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी, नेट टोटल असेट्स नहीं आएंगी। ठीक है, दोबारा से सुन लो, वहाँ जहाँ पर आपकी ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड की बात आएगी वहाँ पर आपकी टोटल असेट्स आएंगी, जहाँ नेट की बात आ जाएगी वहाँ पर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी, और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड होती है टोटल असेट्स में से जब आप करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई, और जो तीसरा प्रोप्राइटरी होता है वो आपका पीछे वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1। क्लियर। अब इलस्ट्रेशन 17 पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन 17 में देखो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस फॉर्मूले से रिलेटेड। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, करंट असेट्स हैं, 10% डिबेंचर है, करंट लायबिलिटी है, फिक्स्ड है, असेट्स हैं, डेप्रिसिएशन अप टू डेट दिया हुआ है आपको, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 25% इनकम टैक्स पर। सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट आपका दिया हुआ है आफ्टर टैक्स, कितने रुपये का दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 1 लाख, बिफोर टैक्स दिया हुआ है, आफ्टर टैक्स है आपका 1,20,000 का। ठीक है, नहीं यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिएगा बेटा, ये 1,20,000 का यहाँ दिया हुआ है, ना कि 1 लाख का है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पर, इसको ठीक करिएगा। 1 लाख नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 1,20,000 का दिया हुआ है। अगर 1,20,000 का है तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा वो निकाल लीजिए इक्वेशन बनाकर, वही, क्योंकि कितना है 25% है, तो आप इक्वेशन बनाइए कि जब इतने पर इतना है, 75 पर कितना है, 1,20,000 का है, तो 100 पर कितना होगा, 1,60,000 का। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपने कितना दिया, 60,000 का, तो वो ऐड करने के बाद आपका बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, जो कि आपको ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आपने जो ग्रॉस निकालना है उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यूज़ करना है, और नेट में भी आपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यूज़ करना है। तो इसलिए आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की जरूरत थी, इसने क्वेश्चन में आफ्टर डाला हुआ था। आप उन सभी चीज़ों को जो माइनस की गई हैं, जिसकी वजह से इसको आफ्टर बनाया गया है, उनको ऐड कर दीजिए ताकि ये बिफोर में कन्वर्ट हो जाए। अब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात आती है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, फिक्स्ड असेट्स। मेन कैपिटल एम्प्लॉयड में टोटल असेट्स आती हैं। अगर आप ग्रॉस की बात करते हैं तो टोटल आ जाएंगी, लेकिन अगर आप नेट की बात करेंगे तो उसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस हो जाएंगी। अब फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी माइनस डेप्रिसिएशन, ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब फिक्स्ड असेट्स हैं आपकी 5 लाख की, करंट असेट्स हैं आपकी 8 की, करंट लायबिलिटी है 3 की, और डेप्रिसिएशन आपका 1 लाख का है, तो ओवरऑल 9 लाख की आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। लेकिन वो कहता है ये है नेट की बात, ठीक है। लेकिन अगर आप नेट ना करके दूसरा करते हैं तो फिर आपकी ये करंट लायबिलिटीज़ और डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होता, फिर 5 और 8 सीधा हो जाएगा। 8 और 5 कितना होता है 13, तो फिर आप 13 लाख से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ग्रॉस आ जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है रिटर्न मीन प्रॉपर, जो आपका नेट प्रॉफिट की बात हो रही है, मीन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड की बात हो रही है,
क्लियर है। उसके बाद इलस्ट्रेशन 18 चलिए, फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यूज़, मिसिंग वैल्यू निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं ये आपके, ठीक है। जैसे कि आपने इसने बोला है सेल फॉर द ईयर, 2 सालों की सेल है, ये पता नहीं, दूसरे की 80 है। टोटल असेट्स पहले की पता है, दूसरे की नहीं है। नेट प्रॉफिट आपका 4 और 20 है। उसके बाद आपकी टोटल असेट टर्नओवर पता नहीं, दूसरे का दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट आपका दोनों का दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दोनों का है और ग्रॉस प्रॉफिट आपका एक का दिया हुआ है। अब इसको, इन क्वेश्चन को जब सोल्व करते हैं तो एक के बाद एक निकलता चला जाता है। कहने का मतलब है जब आप इन क्वेश्चंस को निकालना शुरू करते हैं तो एक निकलेगा, उसका आंसर जो होगा वो अगले में इस्तेमाल हो जाएगा, फिर जो उसका आंसर आएगा वो उससे अगले में इस्तेमाल हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले हम आर कंपनी को उठाते हैं, ठीक है। आर कंपनी का उठाते हैं तो आर कंपनी में देखिए बेटा क्या करता है वो कहता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है, 3 लाख रुपए का। सेल आपको पता नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आपका 30%। उसके बेसिस पर आप क्या निकाल लीजिए, सेल निकाल लीजिए। सेल आपकी आ जाएगी 10 लाख रुपए की। क्लियर है यहाँ तक बात। अब आपके पास सेल आ चुकी है, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, आप नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है वो 4% है किसका, सेल का। सेल कितनी है, 10 की, 10 का 4% 40,000, वो नेट प्रॉफिट आ गया। अब कॉस्ट ऑफ सेल अगर आपको निकालनी है तो सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 7 लाख रुपए की। मेरे ख्याल से ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। दोबारा मैं फिर भी बता देती हूँ। सबसे पहले आपने ग्रॉस प्रॉफिट फॉर्मूले रेशो को यूज़ करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेना है। ग्रॉस प्रॉफिट आपका दिया हुआ है और सेल निकाल लेनी है। जैसे ही आपके पास सेल आती है उसके बेसिस पर आपने नेट प्रॉफिट निकाल लेना है। नेट प्रॉफिट आते ही आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेनी है। अब टोटल असेट टर्नओवर रेशो पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन टोटल असेट होती है। रिटर्न ऑन कैपिटल पूछ रहा है तो नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल असेट्स होती हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, अब एस कंपनी की बात आती है। अब एस में देखो, एस में भी उसी तरीके से, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा, वहाँ सेल दे रखी थी, तो सेल को मल्टीप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपका। ग्रॉस प्रॉफिट आते ही उसका 20% आपका नेट प्रॉफिट है, वो आ गया आपका। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसी तरीके से सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके। टोटल असेट टर्नओवर निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय टोटल असेट्स करके। टोटल असेट नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपके पास, टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। उसके बाद तो इसमें जब आपकी टोटल असेट टर्नओवर रेशो आया तो टोटल असेट टर्नओवर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय टोटल असेट्स करके वहाँ से आप टोटल असेट्स निकाल सकते हैं। तो इसके बाद आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रह जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जब आप निकालेंगे तो उसमें नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल असेट्स हो जाएंगी, इंटू 100 हो जाएगा। नेट प्रॉफिट भी आपके पास है 16,000 का, टोटल असेट भी 1,60,000 की है, तो आपका इंटू 100 होकर आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 10% से। तो आज तक के लिए इतना ही, आगे हम कल करेंगे कॉन्टेक्ट।